अस्सलाम कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के एक पर्सपेक्टिव के बारे में जिसका नाम है कॉलोनियलिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ के अंदर जो पोस्ट कॉलोनियल इरा या पोस्ट कॉलोनियलिज्म ऐसा इरा होता है जो स्टार्ट हुआ था आफ्टर द कॉलोनाइजेशन इन द रिस्पॉन्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर ये देखते हैं कि किस तरीके से सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है एक कॉलोनियलिज्म का या इंपीरियलिज्म का ओवर आ कॉलोनाइज्ड कंट्री। ठीक है, इसके बारे में हम इसको देखते हैं। और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिसके अंदर कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन और न्यू कॉलोनियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को या पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव को समझने से पहले इन चारों पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, तो मेक श्योर कि आप इन सारे पॉइंट को अच्छे से समझ लें। ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट बेसिकली बेस है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ की। इन सारे पॉइंट्स को मैं बारी बारी डिस्कस करती हूँ। हम एक माइनर व्यू देंगे, हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे हमारी सेपरेट वीडियोस में। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ कॉलोनियलिज्म को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर या इंपीरियलिज्म, डीकोलोनाइजेशन सबका मतलब क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इंपीरियलिज्म सबसे पहले आता है। इंपीरियलिज्म बेसिकली रेफर करता है कोई भी एक आइडियोलॉजी को, कोई भी डॉक्ट्राइन को जो एक डोमिनेंट कंट्री डिज़ाइन करती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल ओवर अ पावरलेस कंट्री। ठीक है, एक डिपेंडेंट कंट्री को कंट्रोल करने के लिए जब एक डोमिनेंट या पावरफुल कंट्री कोई डॉक्ट्राइन या कोई फिलोसफी बनाती है तो उस डॉक्ट्राइन को हम कहते हैं या उस आइडियोलॉजी को हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। अब जब उसने कोई फिलोसफी बना ली, यानी इंपीरियलिज्म हमारे पास आ गया, कोई आइडिया आ गया, कोई फिलोसफी आ गई, तो इस इंपीरियलिज्म को एक पावरफुल कंट्री ने यानी एक डोमिनेंट कंट्री ने जब इसको प्रैक्टिकल करना है तो उसके पास दो सोर्सेज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वो इसको फिजिकल प्रैक्टिस करती है, फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रैक्टिस ऑफ इंपीरियलिज्म हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म को। जैसे कि बहुत सारी कंट्री, हम इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि जैसे यूरोप ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी, तो यूरोप ने जब जाके कॉलोनीज बनाई, जब एक डोमिनेंट कंट्री किसी दूसरी नेशन पे फिजिकल जाके कंट्रोल करती है, यानी डायरेक्ट फिजिकल जो कंट्रोल होता है एक डोमिनेंट कंट्री का ओवर अ पावरलेस कंट्री या आप कह सकते हो एक डिपेंडेंट कंट्री, तो उसे हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। और इसी तरीके से जब इंपीरियलिज्म को इनडायरेक्ट प्रैक्टिस किया जाता है विद द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम ऑफ अ कॉलोनाइज्ड कंट्री, तो उसे हम कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इंपीरियलिज्म एक फ़िलोसफी है, जब उसको डायरेक्ट प्रैक्टिस किया जाता है यानी फ़िज़िकल कंट्रोल लिया जाता है किसी एक कंट्री पे, तो उसे हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। लेकिन जब फ़िज़िकल नहीं, किसी एक कंट्री के सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है, सिस्टम को अपने हाथ लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। न्यू कॉलोनियलिज्म के अंदर डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है एक डोमिनेंट कंट्री का ओवर अ कॉलोनाइज्ड कंट्री। अब हम देखते हैं डीकोलोनाइजेशन को। तो डीकोलोनाइजेशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जब जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंस हो जाती हैं फ्रॉम द कॉलोनाइज़र, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। इन सब की एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको रिलेट करके बताऊं, तो जो इंपीरियलिज्म है, हम ये देखते हैं कि यूरोप ने, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं तो यूरोप ने बहुत सारी कंट्रीज़ को कॉलोनी बनाया था। तो जब उन्होंने कॉलोनी बनाने के बारे में सोचा, कोई आइडियोलॉजी बनाई, तो वो इसकी एग्जांपल है इंपीरियलिज्म की। अब जब यूरोप ने डायरेक्ट जाके एक मुल्क पे, जैसे कि सब कॉन्टिनेंट पे इन्होंने डायरेक्ट जाके कॉलोनी बनाई अपनी, तो उसे हम कहेंगे कॉलोनियलिज्म। लेकिन जब उस हम 1947 पे हमने इंडिपेंडेंस ले ली फ्रॉम द रूल ऑफ यूरोपियन पावर्स, तो वो होगी डीकोलोनाइजेशन। और अब करंट क्या है कि हम पाकिस्तान या बहुत सारी दुनिया में कंट्रीज़ ऐसी हैं जो यूरोप के कंट्रोल में, फ़िज़िकल कंट्रोल तो नहीं है लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो सारा यूरोपियन कंट्रीज़ के कंट्रोल में है, तो उसे हम कहेंगे न्यू कॉलोनियलिज्म। यानी जो सिस्टम कंट्रोल करता है एक कॉलोनाइज़र, तो उसे कहते हैं हम न्यू कॉलोनियलिज्म।
अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज़ कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म होता है कि जब एक पावरफुल कंट्री या डोमिनेंट नेशन किसी दूसरी नेशन पे जाके अपना फिजिकल कंट्रोल लेती है या फिजिकल कंट्रोल कर लेती है, किसी दूसरी कंट्री पे जाके अपने वहाँ पे कॉलोनीज बना लेती हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉलोनियलिज्म। वो किस तरीके से बनाती है? या तो वो वहाँ पे इस बहाने जाएंगे कि वो हम यहाँ सेटल होने आए हैं, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जाएंगे कि हम इकोनॉमिक रिसोर्सेज यहाँ से अवेल करने आए हों, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस कंट्री को कॉलोनी अपनी बना लेती है। या कुछ आप इस तरह होता है कि आपको एजुकेट करने के लिए आते हैं तो अपनी कॉलोनीज बना लेती हैं। लेकिन कॉलोनियलिज्म का जो पॉइंट है वो रेफर करता है फिजिकल कंट्रोल ऑफ अ पावरफुल कंट्री ओवर अ डिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, तो जो फिजिकल कंट्रोल होगा वो कॉलोनियलिज्म के अंदर आएगा। इसके अंदर हम दो पर्सपेक्टिव देखते हैं, ये दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है कॉलोनाइजर, दूसरा होता है कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइजर बेसिकली उस नेशन को कहते हैं जो कॉलोनी बनाता है, यानी जो पावरफुल होते हैं, और वो क्या करते हैं अपने रिलीजन को, लैंग्वेज को, कल्चरल प्रैक्टिस को इम्पोज कर देता है कॉलोनाइज्ड पे। यानी वो कॉलोनाइज्ड, यानी कॉलोनाइज्ड क्या होता है? कॉलोनाइज होता है एक डिपेंडेंट वीक कंट्री जिस पे एक डोमिनेंट कंट्री ने अपनी कॉलोनी बनाया होता है, यानी जिसे अपने कंट्रोल के अंदर लिया होता है, वो होगा कॉलोनाइज्ड। तो जो कॉलोनाइज़र होता है वो इम्पोज़ करता है अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चरल प्रैक्टिस को कॉलोनाइज्ड पे, ठीक है? और इसके अंदर सब्जुगेशन होती है, यानी वो क्या करते हैं, वो उसे फ़ोर्स करता है कॉलोनाइज़र एक कॉलोनाइज़्ड को कि आप हमारे अकॉर्डिंग ज़िंदगी बसर करो। वो उनकी आइडेंटिटी को स्नैच कर लेते हैं, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को ख़त्म कर दिया जाता है बाय द कॉलोनाइज़र, और वो अपनी लैंग्वेज सीखने पे उन्हें मजबूर कर देते हैं। और वो अपने आप को, जो कॉलोनाइज़र होता है, वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, और कॉलोनाइज्ड जो है वो इन्फीरियर समझता है। वो ये कहते हैं कि आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास रहन-सहन के तरीके नहीं हैं, हम ये सब आपको सिखाने आए हैं। और उसी सिखाने के बहाने वो उस पे अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, यानी उस पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म बहुत ज़्यादा वेस्ट है। सबसे पहले जो हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म एंशिएंट ग्रीक, रोमन, इजिप्ट वगैरह से 1550 बीसी के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। यानी हम देखते हैं कि उसको कॉलोनीज़, जो एंशिएंट ग्रीक, रोमन और इजिप्ट ने भी 1550 बीसी के अंदर अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी। और इसके अलावा इसका जो दूसरा पर्सपेक्टिव कॉलोनियलिज्म की हिस्ट्री के आता है वो मॉडर्न कॉलोनियलिज्म की सूरत में आता है। मॉडर्न कॉलोनियलिज्म के अंदर हमारे पास दो फेजेस आती हैं ऑफ कॉलोनियलिज्म। दो फेजेस ऑफ कॉलोनियलिज्म के अंदर पहली फ़ेज़ है एज ऑफ डिस्कवरी। हम देखते हैं कि जैसे कि यूरोप में रेनेसांस स्टार्ट हुआ था, तो रेनेसांस के अंदर क्या था? एज ऑफ डिस्कवरी थी। जब क्या हुआ था? डिफरेंट एरियाज़ को डिस्कवर किया जा रहा था, और ये 15th सेंचुरी के अंदर हो रहा था। हम देखते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ आई थी, और बहुत सारी डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही थी। तो इसके अंदर हम कॉलोनियलिज्म का फर्स्ट फ़ेज़ देखते हैं थ्रू द एज ऑफ डिस्कवरी। और 1415 के अंदर क्या हुआ? पोर्चुगीज़, यानी पोर्चुगल एक कंट्री का नाम है, तो पोर्चुगीज़ उसके रहने वालों ने कनकर्ड कर लिया सियूटा को। सियूटा जो था वो नॉर्थ अफ्रीका के एक टाउन था, ठीक है? उन्होंने उस सियूटा को अपनी कॉलोनी बनाया। फिर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, जो हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? और इस तरह फिर बाद में इंग्लैंड, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी के अंदर भी आहिस्ता-आहिस्ता कॉलोनाइज़ेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और दूसरी फ़ेज़ जो हम देखते हैं मॉडर्न कॉलोनियलिज्म के अंदर, वो 19th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई थी। और जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक स्पेन हो गया, पोर्चुगीज़ हो गया, और बहुत सारी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट की थी, उन्हें अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम मॉडर्न फिनोमेना ऑफ कॉलोनाइजेशन देखते हैं, ठीक है? तो इस तरह स्टार्ट हुई थी कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन अगर आपसे पूछे कोई, तो कॉलोनाइजेशन एक मॉडर्न फिनोमेना तो है, लेकिन ये बहुत ही पीछे से चलता आ रहा है, बहुत ही रूट पे जाके, यानी एंशिएंट ग्रीक, इजिप्ट में जाके हमें इसकी रूट्स देखने को मिलती है कि जब से ही कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई हुई है। अब एक इटालियन नेविगेटर था, उसका नाम है अमेरिगो वेस्प्यूची। अमेरिगो वेस्प्यूची ने टर्म यूज़ की थी न्यू वर्ल्ड की, यानी जब नीज़ हो रही थी, डिफरेंट कॉलोनीज़ को डिस्कवर किया जा रहा था और डिफरेंट कॉलोनी बनाई जा रही थी, तो उसने एक टर्म दी न्यू वर्ल्ड का, यानी एक न्यू दुनिया, नई दुनिया डिस्कवर हो रही है। लेकिन ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि वो जो कंट्री जैसे कि अमेरिका, एशिया, इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज़ जिन्हें कॉलोनी बनाया गया, वो पहले से एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करती थी उनका अपना पहले से कल्चर था, ठीक है? जिसको हमारा जो राइटर है, अमेरिकन राइटर शर्मन एलेक्सी अपने वर्क्स के अंदर बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है कि हमारे पास पहले भी हमारी आइडेंटिटी थी, जिन्हें स्नैच किया गया, और वो रिकंस्ट्रक्ट करता है अपनी आइडेंटिटी को। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ मैंने लिखे हैं कोलोनाइज़ेशन के, यानी कॉलोनी जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में किस तरह जाके वो कॉलोनी बनाती है। या तो वो लैंड को डिस्कवर करने के लिए जाएँगे, जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे इकोनॉमिक कंसिडरेशन, यानी अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए जाएँगे, जैसे कि यूरोपियन कंट्री पोर्चुगीज़ और स्पेन वगैरह ने किया, ठीक है। या तीसरे पॉइंट पे होगा मर्सेंटिलिज़्म होगा। मर्सेंटिलिज़्म बेसिकली रेफ़र करता है इकोनॉमी को, यानी किसी भी एक मदर कंट्री की इकोनॉमी को एक्सपैंड करना। तो यहाँ जो मदर कंट्री है वो रेफ़र करती है यूरोप को, क्योंकि यूरोप ने सबको कॉलोनी बनाया था, तो यूरोप सब कॉलोनाइज्ड की मदर कंट्री है, और इसलिए सब कॉलोनाइज्ड कंट्री का ये फ़र्ज़ है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कि वो जो उनकी मदर कंट्री है उनके लिए उनकी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने के लिए उनको सर्विसेज पे करें, सर्विसेज अदा करें, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये होता है मर्सेंटिलिज्म, यानी एक मदर कंट्री की इकोनॉमी को एक्सपैंड करना। फिर या इस पॉइंट से भी कॉलोनी बनाई जाती है। और फिर यह होती है कि जो कंट्री अपने आप को इंटरनेशनलाइज होने के लिए, यानी ग्लोबली तौर पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देती है। अपने रिलीजन को एक्सपैंड करने के लिए भी कॉलोनीज बनती है, यानी ये सारे वो पर्सपेक्टिव हैं जिसके अकॉर्डिंग कॉलोनाइजेशन होती है, जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन कहते हैं। अपने रिलीजन को एक्सपैंड करने के लिए भी कुछ कंट्रीज कॉलोनाइजेशन बनाती हैं। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी क्रूसिबल की। ऑर्थर मिलर का एक वर्क है क्रूसिबल। उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, वो इसी पर्सपेक्टिव से लिखा गया है कि जैसे प्योरिटन अमेरिका के अंदर आए थे, किस तरीके से उन्होंने अपने रिलीजन को, प्योरिटनिज्म को एक्सपैंड किया अमेरिका के अंदर। इन सारे पर्सपेक्टिव या इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग वो क्रूसिबल लिखा गया है, जो वर्क है ऑर्थर मिलर का। तो उसके अंदर दिखाया गया है किस तरीके से एक कंट्री कॉलोनी बना लेती है किसी दूसरी कंट्री को अपने रिलीजन को एक्सपैंड करने के लिए। और इसके अंदर ना ज़्यादातर आपको पॉइंट मिलेगी प्योरिटनिज्म के, कि किस तरीके से प्योरिटन्स ने अपनी कंट्री को एक्सपैंड किया, ठीक है। फिर जब हम देखते हैं कि एक पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके अंदर हमें कॉम्पिटिटिव कॉलोनियलिज्म, यानी जिन कंट्री ने जिन जिन बड़ी-बड़ी कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जब इन्होंने कॉलोनी बनाना स्टार्ट करी तो इनके अंदर एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया, और फिर उन्होंने अपने कॉम्पिटिशन को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा कॉलोनी बनाना शुरू कर दी। तो इसके पॉइंट के अंदर आता है। तो जो कॉलोनियलिज्म कॉलोनाइज़र होते हैं, और फिर क्या होता है कि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। अदर का कॉन्सेप्ट बहुत सारा कॉलोनाइज़र कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर में देखने को मिलता है, और अपने आप को दूसरों जो कॉलोनाइज्ड होता है वो उन्हें अदर कह के पुकारते हैं। तो ये कुछ पर्सपेक्टिव थे जिसके अकॉर्डिंग हम कॉलोनियलिज्म को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो कॉलोनियल लिटरेचर वो लिखा जाता है वो कैसा होता है? जो कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली लिखा जाता है और किस तरीके से एक कॉलोनाइज़र ने कॉलोनाइज़्ड को अपनी कॉलोनी बनाया, ठीक है? किस तरीके से उन्होंने उन्हें एजुकेट किया, उनके रिलीजन पर्सपेक्टिव के थ्रू, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू लिखा जाता है। स्लेव नैरेटिव जैसी टेक्निक्स का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, और स्लेव नैरेटिव टेक्निक्स हम देखते हैं टोनी मॉरिसन ने बिलवड, जो इसका बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कह सकती हूँ एवरग्रीन उसका नॉवल है, जिसके अंदर अमेरिकन स्लेव नैरेटिव की टेक्निक का यूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा पोस्ट नहीं कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर बेलिस लेटर का यूज़ नहीं किया जाता, यानी इसके अंदर कोई भी फिगरेटिव स्टाइल यूज़ नहीं किया जाता, कोई भी फ्लावरी वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाते। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी मैं पर्सपेक्टिव नेक्स्ट में डिस्कस करूंगी, हर पर्सपेक्टिव को हम विद कोटेशन और एग्जाम्पल ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट हर जगह से मिल जाते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स करंट एग्जाम्पल या वर्क के अकॉर्डिंग, या किस वर्क के अंदर कौन सी एग्जाम्पल, किस पर्सपेक्टिव की एग्जाम्पल मिली है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो पेपर के अंदर जब आप अटैम्प्ट करते हो अपना एग्ज़ाम, तो उसके अंदर एग्जाम्पल कुछ टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर एग्जाम्पल ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप देखो एग्जांपल्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं जो यानी हम कह सकते हैं वर्क के अलावा फिजिकल एग्जांपल है, यानी जो मौजूदा एग्जांपल है या जो पहले भी थी। कॉलोनियलिज्म देखते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट पे पहले यूरोप आया था तो उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनीज बना ली, ये भी एक एग्जांपल है। दूसरे नंबर हम देखते हैं पोर्चुगीज़ ने क्या किया है, उन्होंने स्यूटा
जो अफ्रीका का एक टाउन था उस पे उन्होंने कॉलोनी बनाई, ये भी इसकी एग्जांपल है। फिर यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगीज़ ने कॉलोनी बनाया था नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका को, ये भी अमेरिका को सॉरी, ये भी इसकी एक एग्जांपल है। फिर हम देखते हैं कि कोलंबस ने किस तरीके से अमेरिका को डिस्कवर किया, अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना ली, ये भी इसकी एक एग्जांपल है। ये बेस्ट एग्जांपल है जहाँ जो मैंने लिखी हैं, जिसको आप अपने क्वेश्चन के अंदर कोट कर सकते हो कि कौन-कौन सी एग्जांपल हमें देखने को मिलती है कि किस-किस कंट्री ने कॉलोनाइजेशन यानी कॉलोनी बनाया था दूसरी कंट्रीज़ को। फिर अगर लिटरेरी वर्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ एग्जांपल, यानी लिटरेचर के अंदर कौन-कौन से ऐसे वर्क हैं जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर लिखे गए हैं, तो वो मल्टीपल हैं, बहुत सारे हैं। यहाँ मैंने कुछ ही लिखे हैं। पहला मैंने लिखा है पाकिस्तान लिटरेचर के अंदर से एक वर्क लिया गया है जिसका नाम है ट्विलाइट इन दिल्ली, जो अहमद अली ने लिखा था। ट्विलाइट इन दिल्ली के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से यूरोप ने, ब्रिटेन एम्पायर ने फिज़िकल कंट्रोल स्टार्ट किया था ऑन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली पे दिखाया गया है, दिल्ली की सिचुएशन को हाईलाइट किया गया है और फिज़िकल कंट्रोल दिखाया गया, और वहाँ का जो बेसिकली मुग़ल एम्पायर थे किस तरीके से वो एंड होती है, और जो बाकायदा इम्पोज़ और लोगों पे क्रूअल बिहेवियर दिखाया गया है इस वर्क के अंदर एक कॉलोनाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मुंशी प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरी है द चेस प्लेयर। चेस प्लेयर के अंदर भी हम देखते हैं वाजिद अली शाह का दौर होता है, लेकिन वो अपनी लग्जरीज़ के अंदर इतना इंडल्ज होता है कि जो ब्रिटिश है वो आती है इन्हें कॉलोनी इससे इतना ज़्यादा इस पे यानी कर्ज़ इसे दे देती है कि वो अपना लोन वगैरह को चुका नहीं सकता, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा होता है कि वो बर्डन ऑफ लोन के अंदर इतना वो दब जाता है कि उसे अपनी कंट्री ही देनी पड़ती है। और बाकायदा इसका सीन दिखाया गया है कि 2 करैक्टर के थ्रू मीर और मिर्ज़ा के थ्रू जो चेस खेल रहे होते हैं, इसे चेस प्लेयर इसी का नाम दिया गया है क्योंकि ये दोनों करैक्टर होते हैं वो जो चेस के प्लेयर्स होते हैं। तो वो खेल रहे होते हैं और वो देखते हैं कि जिस तरह हमारे जो किंग है वाजिद अली शाह को लेके जा रहे हैं ब्रिटिश के पीपल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया बिलवर्ड का टोनी मॉरिसन, जिसके अंदर स्लेव नैरेटिव की टेक्निक का यूज़ किया गया है, और यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से एक कॉलोनाइज़र का क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स द कॉलोनाइज्ड, यानी एक ब्लैक सैथी का करैक्टर यहाँ दिखाया गया है। सैथी एक ब्लैक वुमन थी और इसके साथ एक वाइट मैन यानी एक वाइट स्कूल टीचर का करैक्टर है, वो किस तरीके से उस पे क्रूअलिटी उसे फेस करनी पड़ती है सैथी को थ्रू द हैंड ऑफ स्कूल टीचर, इसको हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट ओथेलो का शेक्सपियर का ओथेलो है। इसके अंदर इन्फीरियर और सुपीरियर का कॉन्सेप्ट और अदर का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर जो ओथेलो वो मेन कैरेक्टर है उसकी शादी होती है डेस्टिमोना से। डेस्टिमोना एक वाइट वुमन होती है और ओथेलो एक ब्लैक पर्सन होता है, जबकि डेस्टिमोना का जो फादर होता है वो बर्बेंशियो होता है, बर्बेंशियो उसका नाम होता है। और बर्बेंशियो क्या करता है, और वो ओथेलो को इन्फीरियर समझता है, अदर समझता है, जस्ट बिकॉज के ओथेलो का कलर ब्लैक होता है। हालांकि जो ओथेलो की पोस्ट होती है वो बहुत अच्छी होती है, अच्छी जॉब होती है ओथेलो की। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉर्नर का बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक वाइट लोग जाते हैं जंगल के अंदर और वो जो ब्लैक पर्सन है उन्हें सिविलाइज करने के लिए जाते हैं, उसको दिखाया गया है। फिर थिंक फॉल्स अपार्ट बाय चिनुआ एचबी, ये पोस्ट कॉलोनियल की लिज्म की बहुत बेस्ट एग्जांपल है, इसे आप ज़रूर कोट कीजिएगा। तो थिंग्स फॉल अपार्ट भी बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर बेसिकली ब्लैक्स के बारे में दिखाया गया कि उनके कल्चर को, उनके पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी किस तरीके से कॉलोनियलिज्म ने इम्पैक्ट किया था, ठीक है। कुछ कोटेशंस देख लेते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। कॉलोनियलिज्म के बारे में एडवर्ड सैड कहता है, कॉलोनियलिज्म इज़ नॉट अ हिस्टोरिकल इवेंट, इट इज़ अ परसिस्टेंट माइंडसेट, ठीक है। और फिर इसके अलावा मैंने एक और कोटेशन लिखी है एडवर्ड सैड की, वो कहता है कि कॉलोनियलिज्म इज़ द इम्पोजिशन ऑफ वन सोसाइटी अपॉन अनदर। इम्पोजिशन मैंने आपको बताया था ना कि जो कॉलोनाइज़र क्या करते हैं वो इम्पोज कर देते हैं अपने लैंग्वेज को, कल्चर को, अपने ही रूल्स को ओवर अ डिपेंडेंट कंट्री। तो यहाँ इम्पोजिशन एडवर्ड सैड भी यही बात करता है कि कॉलोनियलिज्म एक इम्पोजिशन है एक सोसाइटी की दूसरी सोसाइटी के अंदर, और ये एक सिस्टम ऑफ पावर है जो डिग्रेड कर देता है बोथ द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड, ठीक है। तो ये उसके बारे में लिखता है। फ्रांस फैनन की यहाँ मैंने कोटेशन ऐड की है। फ्रांस फैनन भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ जितनी भी मैंने कोटेशन ऐड की है बेसिकली सारे ही पोस्ट मॉडर्न भी आप कह सकते हो, ये पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं। पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म भी आता है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी आता है। हम इन तीनों का कंपैरिजन भी देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, तो फ्रांस फैनन क्या कहता है, वो कहता है कॉलोनियलिज्म इज़ वायलेंस इन इट्स नेचुरल स्टेट एंड इट विल ओनली यील्ड व्हेन कन्फ्रंटेड विद ग्रेटर
वायलेंस, ठीक है? तो वो वायलेंस अपनी नेचुरल स्टेट के अंदर बताता है। नेचुरल स्टेट यानी इसकी नेचर में ही वायलेंस है, यानी जैसे स्टार्ट हुआ था तो वायलेंस से स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर तो हम ये देखते हैं ना कि जैसे कॉलोनाइज़र जाते हैं, कॉलोनाइज़र ये आप याद रखिएगा कि जब भी कोई कॉलोनाइज़ेशन होगी ना, तो उसके अंदर आपके साथ अच्छा तो सलूक जो जिन ब्लैक पर्सन को या जिनको भी कॉलोनी बनाया होता है, उनके साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं होता। वो हमेशा अपने आइडिया कह रही हूँ, आइडेंटिटी के लिए बात करते हैं। आप जितने भी पर्सपेक्टिव या जितने भी वर्क उठा के देख लो, राइटर उठा के देख लो, शर्मन एलेक्ज़ी जैसे राइटर उठा के देख लो, या पाकिस्तानी लिटरेचर में जो हमारे पास सारा सुलैरी आते हैं, जुल्फ़कार गौस आते हैं, ऐसे राइटर उठा के देखो ना, तो सारे ही अपनी आइडेंटिटी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सारी अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से कॉलोनाइज़र ने इनकी आइडेंटिटी को स्नैच कर लिया था, ठीक है? जॉन पॉल सार्टर ने भी कहा है कि कॉलोनियलिज्म एक क्राइम है दैट इज़ कमिटेड बाय द वेस्ट अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो वेस्ट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी दुनिया को किस तरीके से उन्होंने कॉलोनाइज बनाया, उनका ये क्राइम है, ये जॉन पॉल सार्टर ये कहता है। और फ्रांस फैनन की एक और कोटेशन है, वो कहता है कॉलोनियलिज्म इज़ द मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स द रूट ऑफ ऑल इवल। तो मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स यही है कि इसके अंदर यानी जो जो कॉलोनाइज्ड होते हैं, उनकी आइडेंटिटी स्नेच कर ली जाती है, उन्हें कोई राइट ही नहीं होता, तो सारी प्रॉब्लम्स इन्हीं कॉलोनाइजेशन से ही स्टार्ट होती है, ठीक है? तो आई होप सो कि मेरे आज के इस लेक्चर को आपको समझ आ गई होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन डिटेल मैंने समझाने की कोशिश की है, विद एग्जांपल, विद कोटेशंस, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी अच्छे से देखा है। मेक श्योर कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो पहले आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी अगर कोई समझ ना आई तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने कॉलोनियलिज्म को इन डिटेल देखा है। हमने उन सारे पर्सपेक्टिव से कॉलोनियलिज्म को डिस्कस किया है जिस पर्सपेक्टिव से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे इंपीरियलिज्म के बारे में, और कॉलोनियलिज्म वर्सेस इंपीरियलिज्म के टॉपिक को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए होंगे। मेरे साथ रहिएगा, और यानी इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, और नेक्स्ट भी अगर आपको ऐसे ही टॉपिक चाहिए तो मेरे चैनल को देखते रहिएगा। ऐसे आज से फ्रॉम टुडे मैंने एक पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ पे बात करना स्टार्ट कर दिया, यानी हमारे जो वीडियोज़ हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ पे स्टार्ट हो गई हैं। तो इसके बाद इंशाल्लाह पोस्ट कॉलोनियलिज्म के जितने भी पर्सपेक्टिव होंगे हम वन बाय वन करके उसे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।